हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं वीएमएमसी एंड सफदरजंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने इसी साल नीट क्रैक किया था। हम लोग पिछले वीडियो में भी मिले थे जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस और लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया था। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इन वीडियोज़ का मोटिव है कि आप चैप्टर को रिवाइज़ कैसे करें, और हमने आपको टेस्ट देने का तरीका बताया था कि आप कैसे एक मॉक टेस्ट को अप्रोच करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये जो टेस्ट है इससे आपको 20 घंटे का इससे पहले आपको रिवीजन करना है और 5 से 6 घंटे तक इस टेस्ट का पोस्टमार्टम करना है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने वीक पॉइंट्स पहचान सकते हो, और आपका टेस्ट देने का मोटिव भी यही है कि आप उन वीक पॉइंट्स को सुधारें ताकि आपको आगे जाके उस टेस्ट में प्रॉब्लम ना आए। एक बार जब आपने ये वीक पॉइंट्स पकड़ लिए तो फिर आप इन्हें वीडियो लेक्चर्स देख के या आपके पास कोई और सोर्स है तो उससे देख के उन पे काम कर सकते हैं। फिर इस पर टेस्ट दीजिए और आपके ये वीक पॉइंट सुधर सकते हैं। ये सब आप neetprep.com से भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और सोर्स है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये 20 घंटे का ये जो रिवीजन है इसे कैसे अप्रोच करना है। तो अब बहुत से लोगों का ये डाउट आया था कि इस रिवीजन शीट से हमें हेल्प कैसे मिलेगी, या इस रिवीजन शीट को हमें यूज़ कैसे करना है, और इस 20 घंटे के रिवीजन में ये काम कैसे आएगी। तो अब आप लोगों के पास मटेरियल की तो कमी नहीं है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास और बहुत सारी गाइड बुक्स होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ के आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हमारी टाइम के साथ साथ ये अंडरस्टैंडिंग कि प्लांट किंगडम क्या है ये चेंज होती गई। यहाँ पे एनसीईआरटी बात करती है इस बारे में कैसे कैसे हम टाइम के साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स पहले प्लांटी में रखे गए थे उन्हें प्लांटी से बाहर निकालते गए। फिर जब हम आगे चलते हैं तो बात होती है आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस की। आपको पता होना चाहिए इन्हें किन किन साइंटिस्ट ने दिया था, इनका बेसिस क्या है और इनके क्या क्या बेनिफिट्स थे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी। आगे कुछ न्यूमेरिकल कुछ टेक्सोनॉमिक टर्म्स की बात की गई है, जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। यू शुड बी एबल टू डिफाइन देम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफरेंशिएट देम, बिकॉज फाइनली एमसीक्यू ऐसे ही बनेगा जिसमें आपको एक डेफिनेशन दी जाएगी और आपको बताना होगा इन तीनों में से कि कौन सी टेक्सोनॉमिकल टर्म इस चीज़ से रिलेटेड है। वहाँ पे आपको इन तीनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। फिर एनसीईआरटी स्टार्ट करती है एल्गी के साथ। द पॉइंट टू नो इज कि व्हाट आर एल्गे। आपको पता होना चाहिए एल्गी क्या है, एल्गी के डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं, तभी आप समझ पाओगे कि क्यों कुछ ऑर्गेनिजम्स जो पहले एल्गी में रखे गए थे उन्हें बाद में एल्गी से निकाल दिया गया। फिर एल्गी के हैबिटेट की बात होती है। फिर एल्गी किन किन ऑर्गेनिज्म के साथ कैसी कैसी एसोसिएशंस दिखाती है, इनकी बात होती है। आगे जब हम जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एल्गी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह का हो सकता है और वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड्स जो एल्गी दिखाती है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, ये डिफरेंट एल्गीज के हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो आपको ये डायग्राम्स अच्छे से याद होने चाहिए। आप इन डायग्राम्स को प्रिंट आउट करके अपनी नोटबुक पे चिपका सकते हैं, अपनी दीवार पे चिपका सकते हैं, या अगर आप इन्हें बनाना चाहें तो आप बार बार बना के देखिए ताकि आपके ये डायग्राम दिमाग में छप जाएं। बिकॉज फाइनली क्वेश्चन इन डायग्राम से डायरेक्ट आता है। एक डायग्राम दिया होता है और आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। मैं फिर से बता दूं कि इस चैप्टर से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे ये बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्गी के, जिसमें ये बात करते हैं CO2 फिक्सेशन की, कैसे एल्गी को एज फूड यूज़ किया जाता है, और एल्गी को कैसे हाइड्रोकोलाइड्स कैसे एल्गी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और उन हाइड्रोकोलाइड्स के यूजेज क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर जब हम अलग अलग एल्गीज पे आते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो इन सब क्लासेस में आपको याद ये रखना है कि इन सब का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा कैसा हो सकता है और आपको इन तीनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। फिर आता है हैबिटेट पे, आपको इन तीनों के हैबिटेट में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, इनके पिगमेंट कॉम्पोजिशन में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ये कौन सा फूड बनाते हैं, मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ फूड स्टोरेज, ये आपको पता होना चाहिए। और इनका जो बहुत सबसे रिमार्केबल डिफरेंस आता है वो आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा सीधा दे सकता है कि ये एल्गी किस किस तरह की रिप्रोडक्शन दिखा सकती है, और आपको इन 4 में से एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। और फिर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल्स और इनके यूजेस, बिकॉज
फाइनली जनरली इस चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि आपको एक क्लास दी जाएगी और आपको 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि ये इसका है या इस क्लास को बिलोंग नहीं करता। जब हम चैप्टर के लास्ट इस टॉपिक के लास्ट में आते हैं तो ये टेबल दिया गया है। इस टेबल में बताया गया है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बिकॉज एज अ MCQ या एज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दिए गए हैं। सो मूविंग फर्दर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। सो ब्रायोफाइट्स में भी वही चीज़ है, आपको हैबिटेट पता होना चाहिए, आपको इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। जब आप इनका हैबिटेट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों इन्हें प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोला जाता है। फिर आता है इम्पॉर्टेंस इसकी लाइफ साइकिल की। इसके लाइफ साइकिल में एक स्पेसिफिक फीचर है, वो स्पेसिफिक फीचर आपको ढूंढना है और उसे याद करना है, जिससे ये पता लगेगा कि एम्फीबियंस क्यों कहा गया है और इनकी डिपेंडेंस क्या है पानी पे। आगे इनके यूजेस के बारे में बात करती है NCERT, तो वो भी पता होने चाहिए। अब जहाँ NCERT इसके रिप्रोडक्शन की बात करती है तो आपको पता होना चाहिए इनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिनसे आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें इनकी ब्रायोफाइट्स की 2 अलग अलग क्लासेस के बीच में। तो जब हम लिवरवर्ट्स और मोसिस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो जब आप इन दोनों के लाइफ साइकिल पढ़ोगे या इस चैप्टर में किसी भी क्लास के लाइफ साइकिल पढ़ोगे, मैं ये स्ट्रेस दूंगा कि आप उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। आप उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को बार बार पढ़ो और उन्हें समझने की कोशिश करो, बिकॉज इस चैप्टर में कंसेप्ट के नाम पे सिर्फ वही है जो आपको जो आप समझ सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स पे। जो टेरिडोफाइट्स हैं, तो टेरिडोफाइट्स में वही चीज़ें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हैबिटेट। तो ये जो इन्हें पहले लैंड ट्रैकियोफाइट्स कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। फिर इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करती है NCERT, इनका लाइफ साइकिल और स्पेशली वो जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जैसे जो ये दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर क्लास की रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। और जैसे कि इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं तो स्पोरोफिल्स वगैरह पता होने चाहिए। यहाँ इनके डायग्राम्स दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद होने चाहिए NCERT के हर डायग्राम्स की तरह। और जो कि ये चैप्टर से डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये डायग्राम्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मूविंग फर्दर, यहाँ NCERT इनके लाइफ साइकिल की बात करती है। फिर आती हैं टेरिडोफाइट की क्लासेस के एग्जाम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें टेरिडोफाइट्स का एक मेन कॉन्सेप्ट ये भी है, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। तो यहाँ होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी को NCERT एक्सप्लेन करती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और अगर जो आप हेट्रोस्पोरी पढ़ रहे हो तो हेट्रोस्पोरी आगे जाके जिम्नोस्पर्म्स में भी हेल्प करेगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर जिम्नोस्पर्म्स पे आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स पे आएंगे तो आपको इनकी वही चीज़ें जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक फीचर्स, हैबिटेट एंड लाइफ साइकिल। आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज NCERT ने इन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट्स के अराउंड ये जो सारे पैराग्राफ्स हैं उनको लिखा है। तो आपको इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है इन पैराग्राफ्स में से। आपको पता होनी चाहिए इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके स्पेसिफिक फीचर्स जो कि सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, और हैबिटेट एंड लाइफ साइकिल। जब आप लाइफ साइकिल पढ़ें तो रिप्रोडक्शन पे स्पेशल फोकस करें। फिर बात करते हैं, इन्होंने NCERT ने लास्ट में जहाँ बात की है कि दीज आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या एडेप्टेशंस हैं जो इनको इस चीज़ में हेल्प करती हैं। फिर इनके अगले पेज पे आपको बताए गए हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ जाके बहुत प्रॉब्लम आती है। मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम, इन सब टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये पता होना चाहिए, आप इन्हें वेल डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। लास्ट में जाके जिम्नोस्पर्म्स के यूजेज दिए गए हैं
और कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म्स के जिनके एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके बारे में स्पेसिफिक फीचर्स बताए गए हैं। ये स्पेसिफिक फीचर्स आपको याद होने चाहिए। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स अलग चैप्टर्स में भी दिए गए हैं जैसे कि मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह, तो आप जब उन चैप्टर्स को पढ़ें और उन फीचर्स को देखें आप उन्हें इनके साथ लिख लें ताकि आपको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मूविंग अहेड विद एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को एनसीईआरटी ने जब आप ट्वेल्थ क्लास में रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे वहाँ इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इसने एंजियोस्पर्म्स के बेसिक्स बताए हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पे बात करती है एंजियोस्पर्म्स के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में कि वो कौन से फीचर्स हैं जिससे आप एक प्लांट को एंजियोस्पर्म में कंसीडर कर सकते हैं। फिर एनसीईआरटी बात करती है इनके हैबिटेट के बारे में, इनकी इम्पॉर्टेंस और फाइनली फ्लावर के बारे में। एनसीईआरटी यहाँ पे और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि स्पेसिफिकली फ्लावर पे फोकस करता है उस पे फ्लावर की बहुत बात की गई है। तो आपको फ्लावर के यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और आपको फ्लावर के फंक्शंस पता होने चाहिए ताकि आप फ्लावर को बेसिकली डिफ़ाइन कर सकें। यहाँ मैं बहुत डीप जाके पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत सुपरफिशियल बेसिक डेफिनेशन पता करने के लिए कह रहा हूँ कि आपको हाँ ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं मान के चल रहा कि आप एक टॉपर हो और आप बहुत डीप पढ़ने वाले हो। दिस इज़ जस्ट द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप नीट दे रहे हैं तो। फिर एनसीईआरटी बात करती है मोनोकॉट और डाइकॉट की, आपको पता होना चाहिए इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। देन देयर इज़ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ एनसीईआरटी कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करती है और बताती है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है और क्यों ये एंजियोस्पर्म्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डाइकॉट दिया गया है ये कौन सा डाइकॉट है और ये जो मोनोकॉट दिया गया है वो कौन सा मोनोकॉट है। अगर आप पता लगा पाएँ तो बहुत बेटर है बिकॉज एनसीईआरटी डायरेक्टली नीट में ये क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। फिर आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये आगे जाके आपको बहुत से कॉन्सेप्ट सुधारने में हेल्प करता है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जनरेशन का मतलब क्या है, जनरेशन का मतलब क्या है और जनरेशन को अल्टरनेट करना क्यों ज़रूरी है या क्यों ये जनरेशन अल्टरनेशन एक प्लांट के लाइफ साइकिल के बीच में आ रहा है। फिर आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं जैसे कि हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और उनके स्पेसिफिक फीचर्स पता होने चाहिए और इनके एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नीट में पहले भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं जहाँ स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हैप्लॉन्टिक लाइफस्टाइल या डिप्लॉन्टिक लाइफस्टाइल, और आपको चार में से एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। फिर डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेजेस। अब डोमिनेंट फेज़ कौन सा है और इंडिपेंडेंट फेज़ कौन सा है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो डोमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये भी हो सकता है। आपको इन दोनों को आप डिफ़ाइन कर आपको ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे इन दोनों को डिफ़ाइन कर सको और डिफ्रेंशिएट कर सको। और जो जो एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनमें डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फेजेस कौन से थे। एनसीईआरटी यहाँ पे इतनी ही बात करती है। अगर आप इतना समझ लेंगे तो आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मैं ये मानता हूँ। और जो कि बाकी बचे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं अगर आप वो भी कर लेते हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को कवर कर लेते हैं, आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।